हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है समाजवाद पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम हेडिंग्स के साथ और स्लोगन के साथ लिखेंगे और पूरी डिटेल के साथ लिखेंगे। तो चलिए इसके एक बार हेडिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद समाजवाद से अभिप्राय, समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद का स्वरूप, समाजवाद की विशेषताएं, समाजवाद के दोष और निष्कर्ष। तो चलिए हम अपना निबंध एक स्लोगन के साथ शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, सभी भौतिक साधनों पर हो समाज का अधिकार, यही है समाजवादी विचारधारा का आधार। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्लोगन लिखने पे हमारा जो निबंध है वो प्रभावशाली हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे प्रस्तावना शुरू कर देंगे। प्रस्तावना, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए। समाजवाद का उदय पूंजीवाद की एक वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली के रूप में हुआ। उसके बाद हम लिखेंगे अपना नेक्स्ट हेडिंग, समाजवाद से अभिप्राय। समाजवाद अंग्रेजी शब्द सोसिलिया से लिया गया है। इसका अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अनुसार उत्पादन और विनिमय के सिद्धांतों पर समाज का नियंत्रण होता है। यह एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसके द्वारा गरीब और अमीर के भेद को मिटाकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यद्यपि समाजवाद के अभिप्राय को लेकर अर्थशास्त्रियों में भिन्नता पाई जाती है, फिर भी निम्नलिखित परिभाषाओं को आधार बनाकर समाजवाद को अच्छे से समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम प्रोफेसर डिकिंस की समाजवाद पर परिभाषा लिखेंगे। प्रोफेसर डिकिंस के अनुसार समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है तथा उनका संचालन एक सामान्य योजना के अंतर्गत संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि एवं उसके प्रति उत्तरदायी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे नियोजन एवं समाजीकृत उत्पादन के लाभों के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट हम एक और परिभाषा लिखेंगे। मॉरिस डॉब के अनुसार समाजवाद की आधारभूत विशेषता यह है कि इसमें संपन्न वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण एवं भूमि तथा पूंजी का समाजीकरण करके उन वर्ग संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है जो पूंजीवादी उत्पादन का आधार है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से परिभाषाएं लिखने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, समाजवाद का स्वरूप। विश्व में विभिन्न समयों पर अलग अलग समाजों में समाजवाद के विविध स्वरूप विकसित हुए हैं जो समाजवादी सिद्धांतों में अंतर को परिलक्षित करते हैं। प्रत्येक समाज ने अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुरूप ही समाजवाद के एक विशिष्ट स्वरूप को अंगीकार किया है। प्राचीन समाजवादी विचारों के बाद यूटोपियन समाजवाद सामने आया। यूटोपियन समाजवादी विचारों का आधार भौतिक और वैज्ञानिक नहीं बल्कि नैतिक था। इसके विचारक ध्येय की प्राप्ति के सुधारवादी साधनों में विश्वास करते थे और भावी समाज की विस्तृत परंतु अवास्तविक कल्पना करते थे। इनमें सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन आदि के समाजवादी विचार सम्मिलित किए गए हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया गया। मार्क्स ने यद्यपि कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु उन्होंने यूटोपियन समाजवाद की आलोचना की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस हेडिंग के बाद हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, समाजवाद की विशेषताएं। समाजवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसमें हम वन बाय वन सारी विशेषताओं को लिखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, समाज को महत्व। समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। समाजवाद का मानना है कि यदि समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ समाज से तात्पर्य किसी एक वर्ग या जाति के समूह से नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के समूह से है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजीवाद का विरोध। समाजवाद पूंजीवाद का पूरी तरह से विरोध करता है। इसके अनुसार पूंजीवाद के कारण समाज में असमानता व अन्याय बढ़ता है। यह उत्पादन व वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व का पक्षधर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा का विरोध। समाजवाद प्रतिस्पर्धा का विरोधी है। इस व्यवस्था में उतना ही उत्पादन और वितरण किया जाता है जितनी समाज को आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्षमता के अनुसार वेतन। समाजवाद के अनुसार व्यक्ति को क्षमता के अनुसार ही कार्य दिया जाना चाहिए और कार्य के अनुसार ही वेतन। कम कार्य तो कम वेतन, अधिक कार्य तो अधिक वेतन। देन हम अपनी नेक्स्ट विशेषता लिखेंगे राज्य का सहयोग। समाजवाद के अनुसार समाज में असमानता को दूर करने में राज्य एक अहम भूमिका निभा सकता है। यद्यपि उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का ही आधिपत्य होगा, परंतु राज्य आवश्यकता अनुसार समाज में उसका वितरण करेगा, क्योंकि राज्य समाज द्वारा ही स्थापित एक संस्था है। इसके साथ ही आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष, आर्थिक शोषण व एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति, बेरोजगारी का अंत और प्रतियोगिता का अंत जैसी विशेषताएं समाजवाद में पाई जाती हैं। समाजवाद के दोष। तो अब हम 1 बाय 1 समाजवाद के सारे दोषों को इसमें इंक्लूड करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट दोष है प्रेरणा का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का सरकार के हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है, जिसमें सरकार द्वारा निर्देशित कार्य को संपादित करके केवल अपनी मजदूरी अर्जित करना ही श्रमिक का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कुशलता एवं उत्पादकता में कमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों में आर्थिक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का अभाव उनकी कुशलता एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाल फीताशाही एवं नौकरशाही के दोष उपस्थित। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था लाल फीताशाही एवं नौकरशाही के दोषों से ग्रसित होती है। उत्पादन के क्षेत्र में नियोजन के विभिन्न चरणों का निर्धारण सरकारी तंत्र एवं उसके अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अधिकारी उत्पादन प्रक्रिया को उतनी कुशलता से संपन्न नहीं कर पाते जितनी कुशलता से एक व्यक्तिगत उद्यमी उत्पादन क्रिया संपन्न करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपभोक्ता की प्रभुता की समाप्ति। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक शक्तियां सरकारी हाथों में केंद्रित होने के कारण उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार स्वयं लेती है और उपभोक्ता चयन की स्वतंत्रता से वंचित हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में केंद्रीय नियोजन होने के कारण उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्रियाओं को संचालन योजना के अनुसार ही करना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति को चयन की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूंजी निर्माण प्रक्रिया हतोत्साहित। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में पूंजी निर्माण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी संसाधनों पर सरकारी अधिकार होने के साथ साथ सरकार पूंजी निर्माण की अनुमति बिल्कुल नहीं देती है। दासता का मार्ग। प्रोफेसर हायक समाजवादी आर्थिक प्रणाली को दासता का मार्ग मानते हैं। उनके विचार में समाजवादी प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं उपभोक्ता की प्रभुता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपने जीवन यापन एवं आजीविका के लिए सरकार पर आश्रित होकर रह जाता है। निष्कर्ष। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली अनेक गुणों से संपन्न है। साथ ही साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की भांति इस प्रणाली में भी अनेक कमियां एवं दोष दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु समाजवादी आर्थिक प्रणाली पूंजीवाद प्रणाली की तुलना में अधिक सफल एवं विकसित हुई है। इस सफलता का कारण समाजवादी प्रणाली की अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना का होना है। समाजवाद की इसी विशेषता के कारण अल्प समय में यह प्रणाली अनेक देशों में विकसित हो गई। इस प्रकार समाजवाद पूंजीवाद के दोषों को दूर करने का एक साधन है। यदि समाजवादी आर्थिक प्रणाली को समाजवाद की मौलिक मान्यताओं के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाए तो समाजवाद की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप समाजवाद पर निबंध लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।